आप रोज मिरर को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक का या गाड़ियों का जो मिरर होता है वो छोटी इमेज क्यों दिखाता है, और आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है ड्रेसिंग टेबल वाला जिस पर आप मेकअप करते हैं वो बड़ी इमेज क्यों दिखाता है? और इसी कंफ्यूजन में आपके एग्जाम के अंदर कई मार्क्स कट जाते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम समझेंगे मिरर्स के बारे में और इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर करेंगे। साइंस तब मजेदार लगती है जब हमें चीजें समझ में आए कि किताबी चीजें रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होती हैं। तो आइए चलते हैं अब मेन चैप्टर की तरफ। हमने प्रीवियस क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि जो इंसिडेंट रे आती है और जो रिफ्लेक्टेड रे जाती है उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनती है नॉर्मल, और उनके बीच में जो दो एंगल बनते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों आपस में हमेशा इक्वल रहते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों हमेशा सेम प्लेन पर होते हैं, यानी कि लाई करते हैं। ठीक है, अब आपने आज तक बस एक ही तरह के मिरर के बारे में पढ़ा है जो कि होता है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर कैसा मिरर होता है जिसमें जो आपकी इमेज होती है बिल्कुल एज इट इज आपकी टू कॉपी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सीधी खड़ी इमेज बनती है। जितना आपका मिरर से डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपकी इमेज का होता है, तो बिल्कुल आपकी टू कॉपी इमेज बनती है प्लेन मिरर में। लेकिन अब आप 10th क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं दो और नए तरह के मिरर्स के बारे में जो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर जो ऐसे दिखने में लगते हैं जैसे कि एक स्फेयर का थोड़ा सा पार्ट काट के लगा दिया हो, वो मिरर्स कहलाते हैं आपके स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स भी आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? जिसके अंदर की साइड केव बन रही हो। हालांकि दोनों मिरर्स के अंदर केव बनती है, लेकिन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जिसका मिरर वाला सरफेस केव वाला हो वो आपका होता है कौन सा? कॉनकेव मिरर। इसको याद कैसे रखेंगे? इसके नाम के पास में आ रहा है केव, यानी कि गुफा ऐसे। ठीक है ना, तो जिसके अंदर केव बनती है वो होता है कॉनकेव मिरर। और दूसरा कॉन्वेक्स आप इजीली समझ सकते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो और अंदर की तरफ पेंटेड हो, तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहाँ हमने दोनों स्फेरिकल मिरर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट आता है, बिल्कुल जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट आता है इसको तो हम कहते हैं पोल, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। ठीक है, अब हम जानते हैं ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये एक स्फेयर का पार्ट है। अगर हम एक इमेजिनरी स्फेयर ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो एक स्फेयर का हमारा सेंटर भी होगा और उसका सेंटर कुछ यहाँ पे आके पड़ता है। अब ये जो होगा इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो लाइन जानी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से। प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी जो होती है वो हमारी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। तो उम्मीद है आपको
ये 3 छोटे छोटे से पॉइंट इजीली समझ आ गए होंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये सभी चीज़ें आपके राइट हैंड साइड पर होते हैं। पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सभी आपके राइट हैंड साइड पर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, क्योंकि इसका जो स्फीयर होता है वो इस साइड बनेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहती है हर जगह पर। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसे डिनोट किया जाता है एफ से, कैपिटल एफ से। अब एक और नई चीज़ समझिए यहाँ पर, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जो मिरर वाला सरफेस होता है, उसमें जो ये टॉप वाला रीजन होता है इसको हम एम मान लेते हैं, और जो बॉटम वाला सरफेस, बॉटम वाला रीजन है, इसको हम एन मान लेते हैं। ये जो डायामीटर होता है, इस लेंथ को हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो उम्मीद है आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके सभी पार्ट्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस, ये सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, और अपर्चर। अब चलते हैं वीडियो में आगे। अब यहाँ पर हम एक नया टॉपिक समझते हैं। अब यहाँ से हम एक और नया टॉपिक समझते हैं। मिरर के अंदर पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक की जो दूरी होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, वो कहलाई जाती है फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ। और यहाँ से आपका एक नया रिलेशन हमें देखने को मिलता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकल लेंथ के जरिए निकाल सकते हैं। कैसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई फोकल लेंथ, और ये बनता है आपका एक फॉर्मूला। और अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूले बन गए। इनको प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इजीली समझें, बहुत आसान है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रे डायग्राम, जिनसे सब बच्चों को डर लगता है। अब इससे डर इसलिए लगता है क्योंकि इसके बिना रूल समझे बच्चे करते हैं। तो पहले हम इसके रूल्स ही समझेंगे। पहला रूल्स बहुत सिंपल है। वो क्या कहता है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि कोई भी रे, इंसिडेंट रे जो होती है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास होती है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजरेगी। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर पास होगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में कैसे होता है? यहाँ पर देखिए, इंसिडेंट रे पैरेलल पास हो रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है वो आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे ही पैरेलल रे जैसे ही इंसिडेंट रे आपकी पैरेलली पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्लेक्टेड बैक तो दूसरी साइड हो रही है, लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दें तो वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ
कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला रूल। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल पहले वाले रूल का जस्ट उल्टा है, यानी कि अ रे पासिंग थ्रू द कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड टूवर्ड द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि कोई भी इंसिडेंट रे कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास होती है या फिर कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस की तरफ आती है तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब देखिए यहाँ डायग्राम में क्या शो किया हुआ है हमने, ये इंसिडेंट रे कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है और पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस की तरफ कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है पैरेलली। ये हुआ हमारा दूसरा नियम, ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड वाले रूल की तरफ, जो क्या कहता है, ये और भी ज़्यादा आसान है। इसमें क्या होता है, अगर कोई इंसिडेंट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो जाती है, कॉन्केव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर में हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही पास हुई, रिफ्लेक्टेड रे हमारी जो बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। वैसा ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में होगा, इंसिडेंट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी और फिर वहीं से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी सेम पाथ पर। तो अब चलते हैं फोर्थ वाले रूल की तरफ। हाँ तो बच्चों अब फोर्थ वाला रूल समझते हैं। फोर्थ वाला रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पोल रिफ्लेक्ट्स बैक ऑब्लिकली। यानी कि अगर किसी भी मिरर में पोल की तरफ कोई भी इंसिडेंट रे तिरछी आती है, ऑब्लिकली आती है, ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछी आना, स्लैंट आना। अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑब्लिकली फॉल करती है पोल पर तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी ऑब्लिकली करेगी। देखिए कॉन्केव मिरर में यहाँ पर हमारी एक इंसिडेंट रे पोल पर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक भी ऑब्लिकली कर रही है। सेम चीज़ यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में भी आपका पोल पर जो इंसिडेंट रे गिर रही है वो तिरछी है और रिफ्लेक्ट बैक भी वो तिरछे कर रही है। बस यही 4 नियम आपको रे डायग्राम के लिए समझने हैं और रे डायग्राम आपका आप चुटकियों में समझ जाओगे। और हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि ऊपर दिए गए सभी रूल्स के अंदर जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमने पढ़े हैं वो सभी उनके अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो हमने रे डायग्राम्स के रूल समझ लिए हैं, तो अब हम समझने जा रहे हैं रे डायग्राम्स कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। सबसे पहले कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स को समझना चालू करते हैं, बहुत ईजी होते हैं। सबसे पहला देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूरी, अनंत की दूरी पर जब वो होता है तब जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर खड़ी है, यहाँ से हमने एक रे पैरेलली गई। अब जब हम जानते हैं पैरेलल रे जब भी जाती है तो वो फोकस से पास होती है। एक रे आपकी नीचे से गई पैरेलली तो वो भी आपकी फोकस से पास होगी और हमारी इमेज हमेशा वहाँ पर बनेगी जहाँ पर दोनों रेज क्रॉस करेंगी, और ये दोनों रेज क्रॉस कहाँ कर रही हैं, फोकस पर। तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पर। ये आपका पहला केस है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जब होती है तब इमेज की पोजीशन होती है प्रिंसिपल फोकस पर, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और उस समय जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटी, डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है ना। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि असली इमेज बनेगी लेकिन इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, जो अपसाइड डाउन होती है ना वो वाली इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब अगर आपको ये फर्स्ट वाला केस इजीली समझ आ गया है तो जो सेकंड वाला केस है वो आपको पहले ही समझ आ चुका है, क्योंकि रे डायग्राम्स के अंदर एक लॉजिक चलता है, एक केस दूसरे केस का उल्टा होता है। यानी कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है ना।
तो ऐसे ही हमारा सेकंड केस है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो ये देखो बच्चों, सेकंड वाला केस क्या है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट अपना बना रखा है, ऑब्जेक्ट को हम ए बी इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा भी है ऑब्जेक्ट। अब ये कहाँ पर है, फोकस पर। यहाँ पर हमने पहले एक पैरेलल रे ड्रॉ करी। अब पैरेलल रे ड्रॉ होती है तो वो हम जानते हैं कि वो फोकस से पास ऑन होगी। अब पैरेलली गई और रिफ्लेक्ट बैक करी फोकस से, यहाँ पे गई सीधा। और आपको हमेशा रे डायग्राम स्केल से बनाने हैं बच्चों, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वाली रे आपकी सीधी ऐसे पास गई, जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, यहाँ से गई। अब ये आगे जाके कहाँ मिलेंगी हमें नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा क्या हुआ, फर्स्ट वाले केस का जस्ट उल्टा है ये। तो हम इजीली दो केस को याद कर सकते हैं कॉनकेव मिरर में। यानी कि सेकंड केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस पर होगा तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी, और उस समय जो इमेज का साइज होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि हाईली इनलार्ज होगा। और इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से इमेज कैसी बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब रियल तो बनेगी लेकिन इन्वर्टेड, इसकी उल्टी बनेगी, यहाँ पर कहीं बनेगी कुछ ऐसे उल्टी, ठीक है ना, अपसाइड डाउन इमेज बनेगी। तो आपको उम्मीद है तो उम्मीद है आपको ये दो केसेस समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड और फोर्थ केस की तरफ। अब देखो बच्चों, हमारा थर्ड केस क्या है। थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट हमारी बियॉन्ड सी होती है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सी के पीछे हमारी ऑब्जेक्ट खड़ी होती है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ए बी से दर्शाया है, ठीक है, ए बी से डिनोट किया है। जब भी हमारी ऑब्जेक्ट सी के पीछे खड़ी होगी तो हमारी जो इमेज होगी वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमारी इमेज बनती है। और इमेज को मैंने ए डैश और बी डैश इन डिनोट किया है। देखो कैसे बनेगा इसका रे डायग्राम। पहले तो हमें एक पैरेलल रे ड्रॉ करनी है। पैरेलल रे आपको हमेशा ड्रॉ करनी ही होगी। यहाँ से पैरेलल रे गई, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ये हम जानते हैं, हमने रूल में पढ़ा है। दूसरा, यहाँ से एक रे हम पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी रे पास होगी तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये वापस आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पे। अब ये दोनों क्रॉस कहाँ पे कर रही हैं, यहाँ। तो आपकी जो इमेज है यहाँ तक बनेगी, ठीक है ना। तो हमारी इमेज का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा है, तो डिमिनिश। और नेचर कैसा है इसका, दिखने में रियल है, बिल्कुल इसी के जैसी है, इसलिए रियल। और इन्वर्टेड, ये ऊपर है ये नीचे है, तो अपसाइड डाउन है इसलिए इन्वर्टेड, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आ गया तो आपको फोर्थ केस भी समझ आ गया। अब अगर ऑब्जेक्ट ही हमारी सी और एफ के बीच में आ जाए तो हमारी जो इमेज होगी वो बियॉन्ड सी बन जाएगी, और यही कहता है आपका फोर्थ केस। आइए पढ़ते हैं। फोर्थ केस के अंदर क्या है आपका, ये देखिए, फोर्थ केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये सी और एफ के बीच में बनी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो वो फोकस से पास हो गई, और एक लाइन स्लैंट ड्रॉ करी तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये दोनों आके क्रॉस करती हैं एक दूसरे को यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनी हमारी इमेज, बियॉन्ड सी, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पर भी हम सीधा इधर लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारी सी और एफ के बीच में होगी तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी पर। साइज कैसा होगा उसका, यहाँ आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट हमारी छोटी सी थी लेकिन इमेज बहुत बड़ी बनी है, तो साइज होगा इमेज का एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा। तो जो नेचर है रियल है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखती हैं, और क्योंकि इमेज उल्टी बनी है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आपके 6 केस हैं और 5 केसेस में आपकी जो इमेज का नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, बस। अब चलते हैं फिफ्थ केस की तरफ। बच्चों फिफ्थ केस तो और भी ज़्यादा आसान है। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे बनेंगी। ऑब्जेक्ट अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके मैच होती है। बस इसका आपको रे डायग्राम बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना है, स्केल की मदद से बनाना। देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना लो। अब उसके बाद क्या करना है, एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम जानते हैं पैरेलल रे जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास ऑन होगी। अब एक रे आपको ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल फोकस से। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल फोकस पे अगर कोई रे पास होती है तो पैरेलल चली जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है।
अब ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर आके, यहाँ पर क्रॉस किया, जैसे ही हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलता है कि हमारी जो इमेज है वो भी हमारी सेम साइज की बन रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। तो इमेज है हमारी ए डैश और बी डैश और ऑब्जेक्ट है हमारी ए बी, ठीक है, दोनों एक ही जगह पर बन रही हैं, आप देख सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट एट सी हो तो इमेज आपकी ऑल्सो एट सी बनेगी, मतलब सी पर ही बनेगी। साइज कैसा रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज होगा, रियल होगी, बस इन्वर्टेड होगी क्योंकि वो उल्टी बनी है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। ये हुआ फिफ्थ केस। अब चलते हैं सिक्स्थ केस की तरफ। सिक्स्थ केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं सिक्स्थ केस। सिक्स्थ के अंदर क्या होता है, आपकी ऑब्जेक्ट जो होती है वो पोल और फोकस के बीच में खड़ी होती है, और जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में खड़ी होगी तब जो आपकी ऑब्जेक्ट बनेगी, तब जो आपकी इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है ना, यानी कि वो आपको नहीं दिख पाएगी, लेकिन इमेज बनती तो है लेकिन मिरर के पीछे बनती है और हाईली एनलार्ज बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रे डायग्राम कैसे बनाओगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में पहले तो आप इंसिडेंट रे ऑब्लिकली पास करवाओगे पोल से, तो हम जानते हैं जब भी ऑब्लिकली कोई इंसिडेंट रे पास होती है तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इमेज बनी कहाँ, तो ये हम देख सकते हैं स्केल की मदद से कि कोई भी हमारी जो रे है आगे जाके कहाँ मिल रही है। तो हम स्केल की मदद से आगे कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइंस, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की और एक पोल वाली, और ये दोनों जाके मिलती हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर आपकी बनेगी ए बी, वो ए डैश और बी डैश, ये आपकी इमेज है, ठीक है। ये बन गई आपकी इमेज, और ये बनेगी कहाँ, बिहाइंड द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट आपकी पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज कैसा होगा, एनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी। दूसरा, यहाँ पर नेचर चेंज हो जाता है। 6 केस में से सिर्फ एक ही केस में नेचर चेंज हो जाएगा, और वो केस कौन सा होगा, आपका लास्ट वाला, जिसमें बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनती है, ठीक है ना। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल वो वर्चुअल यानी कि नकली और सीधी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके कॉनकेव मिरर के सभी रे डायग्राम्स फिनिश होते हैं। तो अब हमें पढ़ने रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे खुशी की बात, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपके सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी करके देखना चालू करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में आपके जो 2 रे डायग्राम है वो क्या है। सबसे पहला, अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आपकी इमेज जो होगी बिहाइंड द मिरर बनेगी और फोकस पर बनेगी। ये हम जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तब हमारी इमेज फोकस पर बनती है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब देखो, ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पर है, एक पैरेलल रे गई, पैरेलल रे आपकी यहाँ से मुड़ गई, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, तो इसीलिए आपकी जो रे होती है कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये डॉटेड लाइन में आगे जाके प्रिंसिपल फोकस पे ही मिलती है। सेम यहाँ पर हो रहा है, पैरेलल रे यहाँ भी रिफ्लेक्ट बैक हुई और आगे जाके प्रिंसिपल फोकस पे मिल गई, और यहाँ पर हमारी इमेज क्रिएट हो गई। तो उम्मीद है आपको इजीली कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज आपकी जो बनेगी एक तो फोकस पर बनेगी, दूसरा क्या, बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज, यानी कि आपको दिख भी ना पाए इतनी छोटी, अगर इन्फिनिटी पे आपकी ऑब्जेक्ट है तो। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। अगर बिहाइंड द मिरर आपकी कोई भी इमेज बनती है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहता है, ठीक है। उम्मीद है आपको फर्स्ट केस समझ आया होगा। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में अगर ऑब्जेक्ट आपकी पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में आपकी ऑब्जेक्ट है ए बी,
तो आपकी जो इमेज होगी वो बनेगी पोल और फोकस के बीच में। सिंपल है। हमने पीछे कॉन्केव मिरर में क्या देखा था, जब ऑब्जेक्ट हमारी पोल और फोकस के बीच में थी तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनी, और इसी चीज का उल्टा हमारा कॉन्वेक्स मिरर में है। जब हमारी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, जब हमारी ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज हमारी पोल और फोकस के बीच में बनी है। ठीक है, अब देखिए ये बनी कैसे। एक तो पैरेलल रे गई, वो रिफ्लेक्ट बैक कुछ इस तरह से हुई, अपीयर कैसे होती है कि वो फोकस पे आके मिलेगी, और एक रे हमारी गई सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ और रिफ्लेक्ट बैक हो गई वापस, लेकिन आगे जाके वो मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये दोनों रे यहाँ पर क्रॉस कर रही है तो हमारी इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी है, तो इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड यानी कि छोटा। इमेज बनी है पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, और बिहाइंड द मिरर बनी है, मिरर के पीछे बनी है, देखिए शेडेड पार्ट के पीछे बनी है। ठीक है ना। और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने पहले ही बताया था कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपका जो नेचर होता है इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेकंड केस भी पूरी तरह से समझ आया होगा, और यहाँ पे आपके दोनों मिरर्स के रे डायग्राम फिनिश होते हैं। तो एक लास्ट में बच्चों यहाँ पे यूजेस और समझ लेते हैं। कॉन्केव मिरर हमारे टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट्स में, यहाँ पर हमारे हमेशा कॉन्केव मिरर यूज़ किए जाते हैं। डेंटिस्ट के पास जाते हैं आप तो वहाँ भी वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर में किसी भी चीज़ की जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी करके दिख पाती है, तो कोई भी चीज़ देखने में आसानी होती है। ठीक है, सोलर फर्नेसेस में। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कार के जो साइड मिरर्स होते हैं उनके अंदर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, यानी कि बाहर की तरफ कर्व वाला, ताकि जो पीछे की गाड़ियां हैं पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा व्यू वो कवर कर सके और आपको छोटा करके दिखा सके। तो अब हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सभी रे डायग्राम्स और उनके रूल्स पढ़ लिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाइक के अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी, और उस टॉपिक को इतना इजी करेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। और अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो उसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल जय जय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।